में अविनाश जी भी हमारे साथ है। अविनाश जी नमस्कार सर, बताएं आपका पसंदीदा स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। इनफैक्ट वागले साहब ने मेरा स्टॉक पहले ही बता दिया है। मेरा भी जो फंडामेंटल पिक है आज के लिए वो भारती एयरटेल रहेगा। इनफैक्ट लॉजिक ये है अनिल जी कि कल का जो एजीआर का इशू हुआ है, इससे जो सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन जो कंपनी अभी टेलीकॉम सेक्टर में होगी वो ऑब्वियसली भारती एयरटेल होगी, क्योंकि इनके पास काफी कैश फ्लो है आगे अपने जो एजीआर ड्यूज देने के लिए। और दूसरी बात, हमको लग रहा है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली संकेत दिया है कि आने वाले 3 से 6 महीने में और एक 10 से 15% टैरिफ बढ़ाने की बात चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर रहेगा, और आर्थिक अगर बढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छी रीरेटिंग आएगी। अगले 12 महीने के लिए हमको लग रहा है कि कम से कम 600 सवा 600 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ से खरीदना चाहिए। अनिल जी, एक और एक अपडेट देना चाहता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। इनफैक्ट हमने पहले भी इसको रेकमेंड किया है। कल इसके नंबर आ गए थे ट्रैक्टर सेल्स और ऑटोमोटिव सेल्स के। इनफैक्ट 70% का इजाफा यानी ग्रोथ महिंद्रा के ट्रैक्टर सेल्स में आया है। कंपनी ने कमेंट्री भी बहुत अच्छी दी है। इन्होंने कहा है कि डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली हाई है और सेकंड हाफ में तो और भी बढ़ने के चांसेस है। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से महिंद्रा को भी डेफिनेटली इग्नोर करना नहीं चाहिए। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। करीबन साल भर का नजरिया देखे तो मुझे लग रहा है कि 700 725 का नियर टर्म का टारगेट होता है। तो ये दोनों शेयर्स पे मेरे हमारी पॉजिटिव राय रहेगी और इनको खरीदने की राय रहेगी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ओके परफेक्ट, तो एम में भी करें खरीदारी, ये है राय अविनाश जी की। और भारतीय एयरटेल तो पसंद है ही, पहले बैन में है, लेकिन वोडाफोन आइडिया पर आपसे राय लेनी है अविनाश जी। 4 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है, फंड जुटाने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे का एक्शन क्या हो, ये विस्तार से होगी चर्चा। वोडाफोन आइडिया पर क्या है व्यू, क्या खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए, देखें 4 सितंबर तक, या ले लें? आई थिंक अनिल जी, मुझे लग रहा है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आइडिया सबसे वीक प्लेयर है टेलीकॉम सेक्टर में। और जिस प्रकार से अभी उन्होंने कहा है कि वो फंड जुटाने की बात कर रहे हैं, आइदर प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट्स इशू या पब्लिक इशू से, ये डेफिनेटली कंपनी के लिए एक एक सर्वाइवल का एक लास्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर फंडिंग आती नहीं है तो इनके लिए इनके जो ऑपरेटिंग लॉसेस है वो रोकने के लिए बहुत दिक्कत होगी। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में 6,000 करोड़ का लॉस तो प्योरली उनके ऑपरेशन से हुआ है। हमको लग रहा है कि ज्यादा अगर डाइल्यूशन आता भी है और अगर ये पैसा जुटाते भी है तो शेयर होल्डर रिटर्न काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, क्योंकि ईपीएस ग्रोथ नहीं लग रहा है कि 4 तारीख तक रुके। उसके बाद मेरे ख्याल से निवेशकों को इसमें अगर शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो वो ले सकते हैं, बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पोजीशनिंग इनकी काफी खराब है। तो भारती पे ही नजर रखें और आइडिया को एटलीस्ट एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। ओके, तो ये है आपके लिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ध्यान रखें, खबरों पर फोकस करें और उसके बाद करें डिसाइड। लेकिन ओएनजीसी और कोल इंडिया, इन दोनों ही सरकारी कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूं अविनाश जी। ओएनजीसी तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, कल रिजल्ट आया, कोल इंडिया के आज आने वाले हैं, क्या करें सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ओएनजीसी का नंबर उम्मीद से काफी बेहतर है। और जिस प्रकार का अभी क्रूड में थोड़ा सा प्राइस स्टेबिलिटी है, हमको लग रहा है कि अगर क्रूड के कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे नहीं होती तो इनके लिए रियलाइजेशन अच्छी रहेंगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये लेवल से कोई गिरावट का संकेत तो बिल्कुल नहीं है और रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल से काफी अच्छा हो सकता है। रही बात कोल इंडिया की, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस है। मैनेजमेंट ने भी कमेंट्री पॉजिटिव दी है। और ओवरऑल कोल इंडिया एक ऐसा शेयर है जो ज्यादातर डिविडेंड प्ले के लिए खरीदा जाता है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ का ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहता है कम से कम आने वाले 2-3 महीनों के लिए, तो यहाँ से एक अच्छी रेटिंग हो सकती है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे और मुझे लग रहा है रिजल्ट्स के बाद एक फ्रेश रिव्यू हम ले सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है इस लेवल से गिरावट का कोई चांस नहीं है। लॉन्गर टर्म के लिए तो प्रोस्पेक्ट्स विल डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ। तो ये दोनों शेयर्स में होल्ड की राय रही। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों पर अविनाश जी अब आप राय दीजिए। सोमवार को सब भागे, बड़े सर्किट लगे थे और हमने सोमवार को कहा भी कि आपको खरीदना नहीं है, बेचना है। जिन लोगों ने बेचने का सोचा उनके लिए अच्छा रहा होगा। कल सारे के सारे स्टॉक नीचे के सर्किट पर थे। अब ये बताइए, फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में कहीं भी खरीदारी करने की कोई राय है क्या आपके लिए, या अगर बेच कर निकल जाना है तो क्या करना है? क्योंकि लोग काफ़ी वो स्वैप रेशियो के हिसाब से लोगों को लग रहा था कि बाकी शेयर बड़े अट्रैक्टिव है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि अगर देखिए फ्यूचर एंटरप्राइजेज ही नीचे आ गया तो फिर स्वैप रेशियो भी उस हिसाब से एडजस्ट होगा। तो अब ये बताइए, अब करना क्या है इनमें? नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, जो डील हुई है मेरे ख्याल से ज्यादातर रिलायंस को ही फायदेमंद है।
और फ्यूचर ग्रुप के लिए दिक्कत ये है कि अभी सारी कंपनीज जो ग्रुप कंपनीज है जो फ्यूचर एंटरप्राइजेज में मर्ज होगी, यहाँ पे जो इक्विटी डाइल्यूशन आएगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। और हमको लग रहा है जो मेजर शेयर ऑफ बिजनेस है वो अभी रिलायंस ले चुका है, तो इनके पास बचा कुचा काफी कम रेवेन्यू रहेगा। मेरे हिसाब से जो भी भाव अभी आपको मिल रहा है, मेरे ख्याल से निवेशकों को एक बार तो निकलना चाहिए, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है अर्निंग्स पे, और इक्विटी डाइल्यूशन अगर ज्यादा होती है तो आगे री रेटिंग के लिए फ्यूचर एंटरप्राइज के स्टॉक के लिए बहुत दिक्कत रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ से कोई फ्रेश खरीदारी करने की बात ही नहीं है। यहाँ से इट इज बेटर टू टेक द प्रॉफिट, जो भी मुनाफा लोगों ने कमाया है होपफुली फ्यूचर एंटरप्राइजेज में, वो टेबल से लेके। तो मुनाफा लो और बाय बाय करो, ये आपके लिए होगा बेहतरीन। ये है राय इस वक्त अविनाश जी की तरफ से इस पर आती हुई।